चुनाव के पहले हमें क्या देखने को मिलता है कि कई राजनीतिक पार्टीज़ के द्वारा लोगों को फ्री की सुविधाएं देने की घोषणा की जाती है कि ये फ्री मिलेगा, ये भी फ्री मिलेगा। तो ये जो चलन है, ये कितना उचित है और कितना अनुचित है, इस संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। सॉप और वेलफेयर डिबेट। डिबेट का मतलब हो गया बहस, है ना, किसी बात को लेकर आप बहस करते हो, चर्चा करते हो। वेलफेयर का मतलब हो गया कल्याण, जैसे होता है ना वेलफेयर स्कीम, तो कल्याणकारी योजनाएं। अब इस शब्द को देखते हैं, सोप। सोप का मतलब क्या होता है? सोप का मतलब होता है कि कोई बहुत ही छोटी चीज़ जिसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है और वो आपने किसी को दे दी। कोई व्यक्ति नाराज़ है, उसकी नाराज़गी को शांत करने के लिए, है ना, या फिर किसी तरह की समस्या है, तो उसको बोलते हैं सौंप। सौंप का मतलब हुआ कि बहुत ही लिटिल वैल्यू की या बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने किसी को बांट दी या किसी को दे दी, तो उसे आप कहोगे सौंप। तो अब यहाँ हम बात करेंगे कि भाई ये जो घोषणाएं की जाती हैं, तो इनमें जो फ्री देने का वादा किया जाता है, ये क्या है? ये सोप है या फिर वेलफेयर स्कीम्स के तहत आने वाली वस्तु है? क्या कहें हम उसे? तो इसी के ऊपर बहस। स्टेप्स टू लिमिट फ्रीबीज। फ्रीबी है ना, ये फ्रीबी यही हुआ एक तरीके से, सोप ही कह सकते हो आप फ्रीबी को। फ्रीबी का मतलब हुआ फ्री में मिलने वाला। फ्री में मिलने वाली कोई गिफ्ट है, कोई उपहार है, वो सब फ्रीबी कहलाएगा। स्टेप्स टू लिमिट फ्रीबीज, तो ये जो मुफ्त में चीज़ें बांटी जाती हैं, इनको सीमित करने के लिए उठाए जाने वाले कदम। और टू डिस्करेज पॉपुलिज्म। अब ये जो शब्द आया है पॉपुलिज्म, इसका मतलब होता है लोक लुभावनवाद। पॉपुलिज्म का मतलब होता है कि भाई इस तरह की नीतियाँ, इस तरह की आपके विचार या फिर इस तरह की आपकी गतिविधियाँ जो क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों को आकर्षित करे, उसको हम बोलेंगे पॉपुलिज्म। अब देखो, अगर आप लोगों से वादा करते हो कि भाई आपको ये भी फ्री मिलेगा, वो भी फ्री मिलेगा, तो जो मतदाता है वो ज़्यादा आकर्षित होंगे। तो आपकी नीतियाँ जो है क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी पॉपुलिज्म के अंतर्गत। शुड कम थ्रू का मतलब है के माध्यम से, पार्लियामेंट। तो चाहे, और है ना, अब दोनों ही बात है कि या तो आप लोक लुभावनवाद को हतोत्साहित करना चाहते हो, या फिर ये जो फ्रीवीज बांटी जाती हैं इनको आप लिमिट करना चाहते हो। तो ये जो दोनों काम है, ये कहाँ से आने चाहिए, कहाँ से होने चाहिए ये दोनों काम? ये संसद के माध्यम से ये काम होने ज़रूरी है, कि चाहे फ्रीबीज को लिमिट करना हो या फिर पॉपुलिज्म को हतोत्साहित करना हो, ये काम जो है संसद की तरफ से होने चाहिए, यानी कि ये काम संसद के द्वारा ही किए जाने चाहिए। अ जनरल कंसर्न, एक सामान्य चिंता देखी गई है, किस बात को लेकर? ओवर फ्रीबीज, कि ये जो फ्रीबीज बांटे जाती है ना, तो ध्यान में समझ लेना, फ्रीबीज जो है ना, कई बार ही शब्द आएगा। तो फ्रीबीज का मतलब हुआ मुफ्त में मिलने वाला उपहार, फ्री में मिलने वाली जो चीज़ है ना, वो कहलाएंगी फ्रीबीज। पुशिंग, पुश का मतलब है धकेलना। पुशिंग द इकोनॉमी टू रूइन, रूइन का मतलब है क्या? बर्बाद कर देना किसी चीज़ को। तो एक चिंता हम देखते हैं किस बात को लेकर? ये जो फ्रीबीज हैं इनको लेकर एक चिंता नज़र आती है, क्या? कि ये जो फ्रीबीज हैं ये हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही हैं, अर्थव्यवस्था को बर्बादी की ओर धकेल रही हैं। और या फिर अनवायबल, अनवायबल का मतलब है जो प्रैक्टिकल नहीं है, अव्यावहारिक। प्री इलेक्शन प्रोमिसेस, कि चुनाव के पूर्व जो अव्यावहारिक वादे किए जाते हैं, जो कि प्रतिकूल रूप से, एडवर्सली का मतलब होता है प्रतिकूल रूप से, चुनाव के पहले जो अव्यावहारिक वादे किए जाते हैं जो कि प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं किस चीज़ को? इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। देखो, डिसीजन मेकिंग का मतलब हुआ अपना निर्णय निर्मित करना, है ना, कि भाई डिसीजन मेकिंग का मतलब है आपका ये जो डिसीजन लेने की प्रक्रिया होती है ना, निर्णय लेने की प्रक्रिया, उसे कहा डिसीजन मेकिंग। और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग का मतलब हुआ
इन्फॉर्म्ड का मतलब है कि भाई आप क्या करते हो, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि आप अपना डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लेते हो, कि जो कुछ सूचनाएं आपके पास अवेलेबल हैं उन सूचनाओं के आधार पर आप अपना डिसीजन लेते हो। तो यहाँ ये मतलब हुआ कि चुनाव के पहले जो अव्यावहारिक वादे किए जाते हैं वह जो मतदाता होता है उसके द्वारा सोच समझ के जो निर्णय लिया जाता है ना, वो निर्णय पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा किए गए वादों से प्रभावित होता है। अब ध्यान देना, इस पूरे सेंटेंस को देखना, यहाँ से शुरू हुआ है ये अ जनरल कंसर्न और ये सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म होता है। अ जनरल कंसर्न सीम्स रीजनेबल, ये है सेंटेंस इतना सा कि ये जो एक सामान्य चिंता है ये चिंता प्रतीत होती है। रीजनेबल का मतलब होता है वाजिब, हाँ यार कि भाई ये तो बात बिल्कुल ठीक है। तो ये जो चिंता है ये चिंता वाजिब प्रतीत होती है। अब ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये एडिशनल जानकारी दी गई है कि भाई चिंता किस बात को लेकर है, चिंता है फ्रीबीज को लेकर। ये फ्रीबीज क्या कर रही हैं, अर्थव्यवस्था को जो है बर्बाद कर रही हैं। या फिर कि ये जो चुनाव पूर्व वादे किए जाते हैं जो कि प्रैक्टिकल नहीं होते, ये क्या कर रहे हैं, प्रतिकूल रूप से जो मतदाता होता है उसके डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है उसको प्रभावित कर रहे हैं। तो ये चिंता जायज़ है, ये चिंता रीजनेबल प्रतीत होती है। हाउएवर, हालांकि, फ्यू, देखो अ फ्यू ये एक पॉजिटिव मीनिंग देता है, इसका मतलब होता है कुछ। और जब आप लिखते हो ना फ्यू तो ये नेगेटिव मीनिंग देता है, इसका मतलब होता है न के बराबर। हाउएवर फ्यू विल डिसएग्री, हाउएवर का मतलब हुआ हालांकि, हालांकि न के बराबर लोग इस बात से असहमत होंगे, यानी कि फ्यू विल डिसएग्री। अब देखो मैंने क्या बताया आपको कि फ्यू भी नेगेटिव मीनिंग देता है, डिसएग्री, एग्री का उल्टा डिसएग्री। तो क्या हुआ यहाँ पर, दो नेगेटिव आ गए ना। जब वाक्य में एक साथ दो नेगेटिव शब्द आ जाता है ना तो आपका वाक्य बन जाता है पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग सभी इस बात पर सहमत होंगे कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स फ्रीबी, कॉन्स्टिट्यूट्स का मतलब है यहाँ पे निर्मित करना, कि कौन से ऐसे वादे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो फ्रीबीज को निर्मित करती है। एंड व्हाट आर लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब हुआ कानूनी, जो कानूनी रूप से सही है। एंड व्हाट आर लेजिटिमेट वेलफेयर मेजर्स का मतलब है यहाँ पे उपाय, और वेलफेयर का मतलब है कल्याण, कि भाई क्या लोगों के कल्याण के उपाय हैं और क्या फ्रीबीज हैं, यानी कि कौन सी बातें फ्रीबीज मानी जाएं और किन बातों को वेलफेयर मेजर्स माना जाए ना। व्हाट आर लेजिटिमेट वेलफेयर मेजर्स टू प्रोटेक्ट, देखो कई योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, उन्हें फ्रीबीज नहीं कहा जा सकता। वे योजनाएं क्यों हैं, वे योजनाएं हैं टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए। द वल्नरेबल, सेक्शन का मतलब हो गया तबका, यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप, उसको हमने कहा सेक्शन। और वल्नरेबल का मतलब है जो कि जिस पर इजीली अटैक किया जा सकता है। वल्नरेबल का मतलब है कि ये व्यक्ति बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है, उसे हम कहेंगे वल्नरेबल। तो समाज के वे हिस्से, समाज के वे समूह जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है, उनको बचाने के लिए सरकार के द्वारा कुछ वेलफेयर उपाय भी किए जाते हैं, कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। तो किन बातों को कल्याणकारी योजनाएं माना जाए और किन बातों को फ्रीबीज माना जाए, है ना। आर इसेंशियली पॉलिटिकल क्वेश्चंस, तो ये क्या है, आवश्यक रूप से राजनीतिक प्रश्न हैं कि भाई कौन सी बातें हैं जो फ्रीबीज के अंतर्गत आएँ और कौन सी बातें वेलफेयर मेजर्स के अंतर्गत आए, है ना। तो ये क्या है, कुछ आवश्यक प्रश्न हैं फॉर विच, जिसके लिए अ कोर्ट ऑफ लॉ मे हैव नो आंसर, जिसके लिए जो अदालत है, शायद में आया यहाँ पे शायद, और हैव का मतलब है यहाँ पे होने के लिए, शायद इसका सही जवाब अदालत के पास भी न हो। ये कुछ ऐसे राजनीतिक प्रश्न हैं फॉर विच, जिनके लिए अ कोर्ट ऑफ लॉ मे हैव नो आंसर, कि शायद जिनके लिए अदालत के पास भी सही जवाब ना हो, यानी कि अदालत भी ठीक तरह से डिसाइड ना कर पाए कि भाई कौन सी बातें वेलफेयर मेजर्स के अंतर्गत आती हैं और कौन सी बातें फ्रीबीज के अंतर्गत आती हैं। इन दिस बैकड्रॉप,
इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, इन बातों को देखते हुए, द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्या फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने? टू फॉर्म अ बॉडी, कि एक इकाई बनाई जाए, ऑफ स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है हितधारक, यानी कि कोई पर्टिकुलर बात है, वो बात किन किन लोगों को प्रभावित करती है, तो वे जो लोग प्रभावित होंगे उनको आप क्या कहोगे? उनको आप कहोगे स्टेक होल्डर। इसके अलावा स्टेक होल्डर का मतलब है कि जो किसी भी रूप में एक पर्टिकुलर बात से जुड़ा हुआ है, तो उसे हम कहेंगे स्टेक होल्डर, हितधारक। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है? डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का कि भाई जो भी हितधारक हैं उनकी एक इकाई बनाई जाए, एक बॉडी बनाई जाए। और क्यों बनाई जाए वो बॉडी, क्यों बनाई जाए वो इकाई? टू एग्जामिन, इस बात का परीक्षण करने के लिए, द इशू, कि ये जो पूरा की पूरा मुद्दा है, ये जो फ्रीबीज का जो पूरा की पूरा मुद्दा है ना, इस मुद्दे का परीक्षण करने के लिए एक बॉडी निर्मित की जाए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, रेजेस, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला उठाता है। अब देखो यहाँ पे ये जो रेज आया है ना, ये वर्ब जो आई है यहाँ पे, ये आई है इसके लिए, डिसीजन के लिए, कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है ये क्या करता है? रेजेस द क्वेश्चन, ये इस सवाल को खड़ा करता है, इस सवाल को उठाता है, वेदर, कि क्या द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधायिका, कानून निर्मित करने वाली सभा। तो विधानसभा और संसद दोनों को हम क्या कहेंगे? लेजिस्लेचर। तो एक सवाल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो खड़ा करता है कि क्या जो विधायिका है कैन बी बाईपास, बाईपास करने का मतलब होता है किसी को दरकिनार कर देना, यानी कि आपने उसका प्रयोग ही नहीं किया, उसको बोलते हैं बाईपास कर जाना। कैन बी बाईपास्ड ऑन सच अ, ऑन सच अ का मतलब हुआ इस तरह का, फार रीचिंग का मतलब है दूरगामी, एक्सरसाइज, यानी कि ये एक ऐसी गतिविधि है, यानी कि ये जो फ्रीबीज हैं इनके संबंध में, ये जो फ्रीबीज हैं और ये जो वेलफेयर उपाय हैं, तो कुल मिला के इनमें क्या डिफरेंस है, किस हद तक फ्रीबीज को अलाउ करना चाहिए, कौन सी बातें हैं जो वेलफेयर मेजर्स में अंतर्गत आती हैं। तो ये जो पूरी की पूरा, ये जो पूरा की पूरा टॉपिक है ना, ये सारा की सारा टॉपिक, ये जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है, ये जो पूरी की पूरी गतिविधि है, ये ऐसी गतिविधि है जिसके बहुत ही दूरगामी परिणाम हैं। तो क्या इस तरह के दूरगामी परिणामों वाली गतिविधि के लिए जो विधायिका है उसे दरकिनार करते हुए क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो डिसीजन दिया गया है कि भाई एक अलग ही बॉडी निर्मित की जाए और वो बॉडी क्या करे, इस पूरे की पूरे इशू को एग्जामिन करे, इस पूरे की पूरे इशू का परीक्षण करे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये बात सही कही है? ये सवाल खड़ा होता है हमारे सामने। ठीक है भाई, जो भी कानून बनाए जाते हैं, कानून बनाने का काम क्या है? कानून बनाने का काम किसका है लोकतंत्र में? वो कानून बनाने का काम है विधायिका का। तो क्या आप विधायिका को ही दरकिनार करके जो है कानून बना सकते हो? ये एक अहम सवाल है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं एन.वी. रमन्ना, हेडिंग अ बेंच, एक पीठ की अध्यक्षता करते हुए, हियरिंग अ पेटिशन, हियरिंग का मतलब है सुनवाई करना, पेटिशन का मतलब है याचिका, फाइल का मतलब है दाखिल करना, इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब है कि जनहित के संबंध में, पब्लिक इंटरेस्ट पेटिशन जो होती है ना उसको बोलते हैं जनहित याचिका। तो एन.वी. रमन्ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश, एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए, अब ये जो जनहित याचिका दाखिल की गई थी ना, ये क्यों दाखिल की गई थी? किस चीज़ के खिलाफ ये जनहित याचिका दाखिल की गई थी? अगेंस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है वितरण, और प्रॉमिस ऑफ फ्रीबीज, अहेड ऑफ का मतलब है के पहले, अहेड के साथ में आता है ऑफ प्रेपोजिशन, अहेड ऑफ का मतलब होता है के पूर्व, के पहले, अहेड ऑफ इलेक्शन, कि चुनाव के पहले जो फ्रीबीज के वादे किए जाते हैं या चुनाव के पहले जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा लोगों को बांटा जाता है, इसके संबंध में या इसके अगेंस्ट जनहित याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, हैज़ मेड इट क्लियर, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। देखो अब ये यहाँ से लेकर
और यहाँ तक, ये क्या है आपकी एक एडिशनल जानकारी दी गई है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज़ मेड इट क्लियर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है दैट द कोर्ट इज़ नॉट गोइंग टू। देखो जब हम बोलते हैं ना कि भाई आई एम गोइंग टू, कि भाई मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं भविष्य में इस काम को करूँगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि द कोर्ट इज़ नॉट गोइंग टू इशू गाइडलाइंस, कि कोर्ट जो है किसी तरह के दिशा निर्देश जारी नहीं करने जा रहा है, यानी कि कोर्ट किसी तरह के दिशा निर्देश फ्रीबीज के संबंध में जारी नहीं करेगा। बट ओनली इंश्योर दैट, लेकिन जो कोर्ट है यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है कि इस बात को दैट सजेशंस आर टेकन, कि सुझाव लिए जाएं। कहाँ से लिए जाएं सुझाव? फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, यानी कि ये जो फ्रीबीज का मुद्दा है इससे जुड़े हुए जो भी हमारी संस्थाएं हैं, जो भी महत्वपूर्ण लोग हैं, उनके लिए कहा गया स्टेक होल्डर्स, तो उनके सुझाव लिए जाएं, सच जैसे कि नीति आयोग है, फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग है, लॉ कमीशन विधि आयोग है, आरबीआई है और विभिन्न राजनीतिक दल हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बात को स्पष्ट किया है कि भाई कोर्ट की तरफ से किसी तरह के दिशा निर्देश जारी नहीं किए जाएंगे, लेकिन कोर्ट जो है इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है कि फ्रीबीज के मुद्दे से जुड़े हुए जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, लॉ कमीशन, आरबीआई और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज, इनके सुझाव लिए जाएं। ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस, ये सारी की सारी, ये सारे के सारे जो संस्थान हैं, ही हैज सेड, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं उन्होंने कहा है कि ये जो सारे के सारे संस्थान हैं कैन सबमिट अ रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं फ्रीबीज के संबंध में टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट, यानी कि जो चुनाव आयोग है और जो सरकार है, इसे इन विभिन्न संस्थानों के द्वारा फ्रीबीज के संबंध में अपनी जो ये रिपोर्ट है इनकी, उसको ये सबमिट कर सकते हैं। अ सजेशन दैट पार्लियामेंट कुड डिस्कस दिस इशू, अब एक सुझाव हमें ये भी देखने को मिला है कि संसद इस पूरे मुद्दे के बारे में डिस्कशन कर सकती है, इस पूरे मुद्दे के बारे में जो है विचार विमर्श कर सकती है। देखो एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि डिस्कस के बाद जो है ना अबाउट नहीं लगाते। डिस्कस जो शब्द है ना, इसका मतलब ही होता है किसी चीज़ के बारे में विचार करना, तो डिस्कस के बाद में अबाउट का प्रयोग गलत है, बिल्कुल है ना, ग्रामेटिकली गलत है ये, तो आप सिर्फ डिस्कस बोलोगे। तो एक ये भी सुझाव हमें देखने को मिला है कि पार्लियामेंट कुड डिस्कस, कुड आया यहाँ पे पॉसिबिलिटी के लिए, कि भाई संसद जो है ये फ्रीबीज का जो मुद्दा है इस पर डिस्कशन कर सकती है। लेकिन ये जो सुझाव था वाज मेट विथ, देखो मीट विथ इसका मतलब क्या होता है? मीट विथ का मतलब होता है कि टू एक्सपीरियंस समथिंग। तो ये जो सुझाव था, इस सुझाव के बारे में ये अनुभव किया गया क्या? स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है संदेहवाद, यानी कि इस सुझाव को डाउट की दृष्टि से देखा गया बाय द बेंच, कि सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उस बेंच ने इस सुझाव को, किस सुझाव को, यानी कि ये सुझाव भी जो है सुप्रीम कोर्ट के पास में था कि भाई संसद इस फ्रीबीज के मुद्दे को डिस्कस कर सकती है, लेकिन ये जो सजेशन है इस सजेशन को सुप्रीम कोर्ट ने संदेह की दृष्टि से देखा, इस सजेशन को संदेह की दृष्टि से अनुभव किया गया। विच फेल्ट, अब यहाँ पे ये विच आया है सुप्रीम कोर्ट की बेंच के लिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसने ये अनुभव किया दैट नो पार्टी वुड वांट, यानी कि कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी एक ऐसी बहस को, अ डिबेट ऑन दिस, यानी कि फ्रीबीज का जो मुद्दा है इसके ऊपर बहस कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऑल ऑफ देम, क्योंकि ये जो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सपोर्ट सच सोप्स, वे इस तरह के जो सोप्स हैं उनको सपोर्ट करती है ना, इस तरह के जो भी सोप्स हैं उनको सपोर्ट करती है।
एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको। सोप का मतलब हमने जो है पहले भी डिस्कस कर लिया था। सोप का मतलब है बहुत ही, है ना, कोई ऐसी चीज़ जिसका ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, उसे लोगों में मुफ्त बांट दिया, ताकि लोगों को लगे कि हाँ यार इसने हमारे लिए कुछ किया है, आपको वोट मिल जाए। जैसे आपने देखा होगा कि भाई ये हर जगह पे ही होता है। जैसे सरपंच के चुनाव में भी आपने देखा होगा, 100-200 रुपए में वोट आपने खरीद लिया, तो इन्हें क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सोप। या कोई उपहार दे दिया, कोई गिफ्ट दे दिया और इस तरह से वोट खरीद लिया। तो ये सब यानी कि बहुत ही लिटिल इम्पोर्टेंस है ना, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है या बहुत थोड़ी वैल्यू है, वो आपने किसी को ऑफर कर दी, ताकि, है ना, कोई व्यक्ति जो कि ज़्यादा नाखुश है वो थोड़ा बहुत जो है संतुष्ट हो जाए। 5 किलो गेहूँ बांट दिए, 5 किलो चावल बांट दिए, तो ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब सोप के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट को तो ऐसा लगा है कि भाई ये जो मुद्दा है ना, ये पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो सकता ठीक तरह से। क्यों? क्योंकि लगभग सभी राजनीतिक पार्टीज जो हैं वे इस तरह की फ्रीबीज को या इस तरह के सोप्स को सपोर्ट करती हैं। द बेंच ऑल्सो डिसफेवर द ECI preparing a model। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक मॉडल, देखो मैनिफेस्टो का मतलब होता है घोषणा पत्र। तो जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है उसने इस बात का भी समर्थन नहीं किया। डिसफेवर का मतलब है कि भाई आपने इस चीज़ को भी जो है अपना समर्थन नहीं दिया। किस बात को जो है अपना समर्थन नहीं दिया? भाई देखो, ECI ने क्या कहा कि ECI ने ये कहा कि भाई हम क्या कर सकते हैं, एक मॉडल मैनिफेस्टो बना सकते हैं, यानी कि एक मॉडल घोषणा पत्र। चुनाव के पहले प्रत्येक जो राजनीतिक पार्टी होती है वो क्या करती है, अपना घोषणा पत्र जारी करती है। उस घोषणा पत्र में बताती है कि भाई अब अगर हम सत्ता में आए तो ये काम करेंगे। तो ECI ने कहा कि भाई हम क्या है, एक मॉडल मैनिफेस्टो बता सकते हैं कि इस तरह से प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना घोषणा पत्र बनाए। तो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसने इस बात का भी फेवर नहीं किया। क्यों? वो इसलिए एज इट वुड बी एन एम्प्टी फॉर्मेलिटी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि ECI के द्वारा मॉडल मैनिफेस्टो के बारे में बताना ये एक बिल्कुल खोखली औपचारिकता होगी। एम्प्टी का मतलब होता है बिल्कुल खाली, तो ये बिल्कुल एक खाली औपचारिकता होगी, है ना, ऐसा सुप्रीम कोर्ट को लगा। द कोर्ट्स कंसर्न, सुप्रीम कोर्ट का जो कंसर्न है, सुप्रीम कोर्ट की जो चिंता है, किस बात के ऊपर? पॉपुलिस्ट मेजर्स। अब देखो यहाँ पे पॉपुलिस्ट का हमने प्रयोग किया है एडजेक्टिव के रूप में। लोक लुभावनवाद संबंधी, मेजर्स का मतलब है उपाय। तो इस तरह के उपाय, इस तरह की योजनाएं जो कि लोक लुभावन है, यानी कि लोगों को आकर्षित करती हैं ना, सीम्स। तो सुप्रीम कोर्ट की जो चिंता है वो प्रतीत होती है, सुप्रीम कोर्ट की लोक लुभावनवाद से संबंधित जो उपाय हैं उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट की जो चिंता है वह प्रतीत होती है। टू रेजोनेट, रेजोनेट का मतलब होता है मेल खाना विथ द गवर्नमेंट टू, यानी कि गवर्नमेंट की जो चिंता है उसी चिंता से सुप्रीम कोर्ट की चिंता जो है मेल खाती, यानी कि दोनों की चिंता जो है ना वो सेम नज़र आती है। एज, ऐसा इसलिए द सॉलिसिटर जनरल, देखो ये जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं ना, ये क्या हैं, कानून के एक बहुत ही प्रमुख अधिकारी होते हैं जो कि कानूनी मामलों में सरकार को परामर्श देते हैं। तो सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल जो हैं उन्होंने इस बात को सबमिट किया है, इस बात को रखा है, दैट दीज डिस्टॉर्टेड द वोटर्स इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, कि इस तरह के जो सोप्स होते हैं या जो फ्रीबीज होती हैं ये क्या करती हैं, डिस्टॉर्ट का मतलब होता है विकृत करना, है ना, उसका मतलब बिगाड़ देना। द वोटर्स इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है चीज़ों को समझकर, ठीक तरह से अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करके निर्णय लेना। तो कुल मिला के सॉलिसिटर जनरल ने भी इस बात को कहा है कि ये जो इस तरह की फ्रीबीज होती हैं ये क्या करती हैं, दीज डिस्टॉर्टेड द वोटर्स इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, की इस तरह की फ्रीबीज ने क्या किया है, वोटर्स की जो जजमेंट लेने की जो क्षमता है उसे विकृत किया है, उसे खराब किया है। एंड साथ ही साथ सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा दैट अनरेगुलेटेड
पॉपुलिज्म, कि ये जो लोक लुभावनवाद है अगर इसे नियंत्रित नहीं किया जाता है, में लीड टू का मतलब है कारण बनना, है ना, मे का मतलब है चांसेस बनते हैं, पॉसिबिलिटी बनती है कि इस तरह का जो पॉपुलिज्म है अगर इसे नियंत्रित नहीं किया जाता है तो एक आर्थिक आपदा आ सकती है। ठीक है, यानी कि ये जो अनियंत्रित लोक लुभावनवाद है एक आर्थिक आपदा का कारण बन सकता है, यानी कि आर्थिक संकट इस तरह के पॉपुलिज्म से आगे चलकर खड़ा हो सकता है। द सुप्रीम कोर्ट इन एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मामला आया था, ये मामला था 2013 का, एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। एड्रेस का मतलब है समाधान करना, तो ये जो मामला था इस मामले का समाधान करते हुए, है ना, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फ्रीबीज से संबंधित प्रश्न है ना इनके बारे में कुछ फैसले दिए थे। एड्रेस्ड दीज क्वेश्चंस, तो ये जो फ्रीबीज से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं इनका समाधान सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में किया था। एंड टुक द पोजीशन, और सुप्रीम कोर्ट ने ये पोजीशन अपनाई थी, यानी कि अपना ये स्टैंड सुप्रीम कोर्ट का था, है ना, ये पक्ष सुप्रीम कोर्ट का था, दैट दीज कंसर्न्ड लॉ एंड पॉलिसी, कि भाई ये जो फ्रीबीज से जुड़े हुए मुद्दे हैं ये इन्होंने जो है चिंता पैदा की है ना, कानून के लिए भी और नीतियों के लिए भी, है ना। एंड टुक द पोजीशन दैट दीज कंसर्न्ड लॉ एंड पॉलिसी, कि भाई ये जो सारे की सारे प्रश्न हैं फ्रीबीज से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं ये चिंता का कारण है हमारे कानून के लिए भी और नीतियों के लिए भी, ठीक है, उनके लिए भी ये चिंता का कारण है। आगे देखते हैं। फर्दर का मतलब है किसी चीज़ के बारे में और ऐड करना, जैसे आप कुछ बोल रहे हो, बोलते बोलते आप कुछ और ऐड करना चाहते हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस 2013 के जजमेंट के दौरान इट अपहेल्ड, इस बात को भी बरकरार रखा, द डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है वितरण, ऑफ टेलीविज़न सेट्स और कंज्यूमर गुड्स का मतलब यही होते हैं आपके सामान। कंज्यूमर गुड्स का मतलब हो गया ये जो उपभोग के सामान होते हैं ना, जैसे चावल है या फिर दालें हैं, ये क्या है, कंज्यूमर गुड्स में ही आएंगे। इसके अलावा ये टेलीविज़न सेट्स है, तो इनका जो वितरण है ऑन द ग्राउंड, और इनका वितरण अगर इस आधार पे किया जाता है ऑन द ग्राउंड, दैट स्कीम्स, कि ये जो योजनाएं हैं टारगेटेड का मतलब है आपका एम क्या है ना, किस बात को ध्यान में रख के आपने ये काम किया है। तो मान लो टेलीविज़न सेट्स वितरित किए जाते हैं या फिर अन्य किसी तरह के कंज्यूमर गुड्स वितरित किए जाते हैं, और उसका टारगेट क्या है आपका, महिलाएं, किसान, गरीब तबके यानी कि गरीब समुदाय के जो लोग हैं, तो अगर इनको टारगेट करके आपने ये काम किया है ना, इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर इन फर्दरेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो ये इन सब का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये और ज़्यादा सपोर्ट करता है। फर्दरेंस का मतलब है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, और ज़्यादा सपोर्ट करना, और ज़्यादा बढ़ावा देना, ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब है यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इस तरह की जो बातें हैं, यानी कि देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहते हैं कि जो गरीब तबका है, जो वंचित तबका है, किसान, महिलाएं, इस तरह के जो समुदाय हैं, इनको मजबूती देने के लिए कुछ विशेष कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएं। तो अगर इस आधार पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है तो ये ठीक है, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, और उस दौरान इस बात को मेंटेन किया गया था कि भाई ये टेलीविज़न सेट्स है या फिर ये जो कंज्यूमर गुड्स हैं अगर इस आधार पे बांटे जाते हैं कि भाई जो गरीब तबका है उसकी हेल्प हो सके, उसकी मदद हो सके, तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा था। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंतर्गत आते हैं ना, कि भाई राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उनको फॉलो करते हैं। एंड एज लॉन्ग एज पब्लिक फंड्स वर स्पेंट बेस्ड ऑन एप्रोप्रिएशन, देखो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर गतिविधि के लिए एक अमाउंट निर्धारित कर देना, उसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन।
क्लियर का मतलब होता है पास कर देना, बाय द लेजिस्लेचर का मतलब है विधायिका कि, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एज लॉन्ग एज, कि जहां तक है ना पब्लिक फंड्स वर स्पेंट का मतलब है खर्च करना, बेस्ड ऑन अप्रोप्रिएशन, कि विधायिका के द्वारा, यानी कि विधायिका के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी कहा कि विधायिका के द्वारा एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है स्वीकृत कर दिया गया, और उस स्वीकृत की गई राशि से अगर आप इन कल्याणकारी योजनाओं को चलाते हो तो ये बिल्कुल ठीक है ना, कि जब तक आपको पब्लिक फंड अलाउ करता है, सरकार के पास जो फंड है उस फंड में से क्या किया गया, लेजिस्लेचर के द्वारा निर्धारित कर दिया गया कि भाई इतना फंड ये जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं, इनके लिए निर्धारित है, और उसी आधार पे आप काम करते हुए पैसे को खर्च करते हो तो वो ठीक है। दे कुड नाइदर बी डिक्लेयर्ड इलीगल, तो इस तरह से अगर आप जो है पैसा खर्च करते हो, है ना, कि भाई पहले से लेजिस्लेचर ने डिसाइड कर दिया कि भाई ये जो है बहुत ही वंचित तबका है या गरीब तबका है, और इनके लिए कल्याणकारी योजनाओं के तहत इस तरह की बातें या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मुफ्त दी जानी चाहिए, तो दे कुड नाइदर बी डिक्लेयर्ड इलीगल, तो न तो इनको गैरकानूनी घोषित किया जा सकता है, नॉर, और न ही द प्रॉमिस ऑफ सच आइटम्स, इस तरह के आइटम्स का जो वादा है, बी टर्म का मतलब है करार देना, अ करप्ट प्रैक्टिस, और न ही इस तरह के जो वादे हैं इन वादों को करप्ट प्रैक्टिस के अंतर्गत रखा जा सकता है ना, इस तरह के वादों को आप भ्रष्ट आचरण भी नहीं कह सकते। इट हैड हाउएवर डायरेक्टेड द ईसीआई, हालांकि हाउएवर है ना, हालांकि डायरेक्ट इट हैड हाउएवर डायरेक्टेड द ईसीआई, हालांकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको ये भी निर्देश दिया गया कि ईसीआई क्या करे, टू फ्रेम का मतलब है निर्मित करना, गाइडलाइंस की ईसीआई जो है कुछ दिशा निर्देश निर्मित करे, टू रेगुलेट का मतलब है नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, द कंटेंट का मतलब है विषय वस्तु, ऑफ मैनिफेस्टोस, कि चुनावी पार्टीज़ के द्वारा जो मैनिफेस्टोस, जो घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं, उन घोषणा पत्र की जो विषय वस्तु होती है उसे नियंत्रित करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए जाएं, ये बात ईसीआई को कही गई। द ईसीआई सब्सिक्वेंटली का मतलब है फॉलोइंग, बाद में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया बाद में, इंक्लूडेड इन इट्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये जो आचार संहिता होती है ना उसको कहा जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो ईसीआई ने बाद में क्या किया, आचार संहिता में अ स्टिपुलेशन, इंक्लूडेड अ स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन का मतलब होता है कोई कंडीशन, कोई शर्त, तो बाद में ईसीआई ने चुनाव आचार संहिता में एक कंडीशन शामिल की, वो कंडीशन क्या थी, दैट पार्टीज शुड अवॉइड, कि जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको इस तरह के वादों से बचना चाहिए, यानी कि उन्हें इस तरह के वादे नहीं करने चाहिए, दैट विशिएट का मतलब होता है बिगाड़ना, किसी चीज़ को ख़राब करना, किसी चीज़ को विकृत करना, द प्योरिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस, कि इस तरह के वादे जो कि चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता को ख़राब करते हैं, इस तरह के वादों से पॉलिटिकल पार्टीज़ को बचना चाहिए, या फिर इस तरह के वादे, और या फिर इस तरह के वादे जो क्या करते हैं, एग्जर्ट, देखो एग्जर्ट का मतलब होता है, जैसे मैं कहूँ एग्जर्ट प्रेशर, इसका मतलब है दबाव डालना, तो एग्जर्ट का मतलब है यहाँ पे डालना या लगाना, है ना, एग्जर्ट प्रेशर, जोर लगाना। अनड्यू का मतलब है अननेसेसरी इन्फ्लुएंस ऑन द वोटर्स, तो इस तरह के वादे जो कि मतदाता के ऊपर एक गैर जरूरी प्रभाव डालते हैं ना, एक अननेसेसरीली जो मतदाता को प्रभावित करते हैं, इस तरह के प्रोमिसेस से पॉलिटिकल पार्टीज़ को बचना चाहिए। इट एडेड, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने इस बात को भी ऐड किया, इस बात को भी जोड़ा, दैट ओनली प्रोमिसेस, कि सिर्फ इस तरह के वादे विच वर पॉसिबल टू बी फुलफिल, यानी कि जिन वादों को पूरा किया जा सकता है, शुड बी मेड, उसी तरह के वादे किए जाने चाहिए, एंड और दैट कि मैनिफेस्टोस शुड कंटेन, जो घोषणा पत्र होते हैं उनमें ये बात भी शामिल होना चाहिए, द राशनल
फॉर अ प्रोमिस्ड वेलफेयर मेजर। देखो, अगर कोई भी चीज़ के लिए हम कहते हैं ना राशनल, उसका मतलब होता है एक प्रॉपर लॉजिक होना, है ना। उसके लिए हम बोलते हैं कि भाई कोई भी चीज़ राशनल का मतलब है जो बात लॉजिक के अनुसार उचित है ना। तो राशनल का मतलब हुआ कि भाई आपकी जो थिंकिंग है ना, वो थिंकिंग जस्टिफिकेशन कह सकते हैं ना, या फिर आप कह सकते हो एक लॉजिकल आधार, लॉजिकल बेसिस। तो जो भी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि जो घोषणा पत्र होते हैं उनमें जो बातें होती हैं उनमें क्या शामिल होना चाहिए, उन बातों में लॉजिकल आधार होना चाहिए। फॉर अ प्रोमिस्ड, प्रोमिस्ड का मतलब है जिसके लिए वादा किया गया है, वेलफेयर मेजर, कि जो भी कल्याणकारी उपाय है जिसका वादा चुनावी घोषणा पत्र में किया गया है वह वादा लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए। एंड इंडिकेट द मीन्स ऑफ फंडिंग इट, और आपको अपने घोषणा पत्र में इस बात को भी इंडिकेट करना चाहिए, इस बात को भी दर्शाना चाहिए कि भाई जो वादा आपने किया है उस वादे को पूरा करने के लिए फंड कहाँ से आएगा। देखो, मीन्स का मतलब है साधन, यानी कि जो फंडिंग उस वादे को पूरा करने के लिए की जाएगी उस फंडिंग का साधन क्या होगा, ये बात भी आपको इंडिकेट करना चाहिए। एनी फर्दर स्टेप, एनी फर्दर स्टेप का मतलब है कि भाई अगर आप और कोई कदम उठाना चाहते हो और कोई कदम आप जोड़ना चाहते हो, सच एज, जैसे कि, तो ये तो कदम हो गए किसके द्वारा, ईसीआई के द्वारा, कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये काम किए हैं और ये कुछ बातें कही है। अब अगर आपको और कुछ कदम उठाने हैं या फिर आप और कोई बातें जो है जोड़ना चाहते हो फ्री बीज के संबंध में, तो उनके लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि और बातें क्या हो सकती हैं, सच है, जैसे कि डिस्टिंग्विशिंग। देखो, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है भेद करना, अंतर करना, ठीक है। सच एज डिस्टिंग्विशिंग वेलफेयर मेजर्स फ्रॉम पॉपुलिस्ट सॉप। तो देखो, दो बातें हैं और ये दोनों बातें मिलती जुलती हैं ना, इनमें डिफरेंस करना बहुत ही कठिन है कि कौन सी बात कल्याणकारी उपाय के अंतर्गत आती है और कौन सी बात जो है वो आपके लोक लुभावन फ्री गिफ्ट्स के अंतर्गत आती है ना, मुफ्त उपहार, कि कौन सी बातें कल्याणकारी योजनाओं में आ रही हैं और कौन सी बातें आपके मुफ्त उपहार में आ रही हैं। इनको अंतर, इनमें अगर आप अंतर करना चाहते हो ना, एंड और क्या बातें हैं, एंड प्री इलेक्शन इंड्यूसमेंट एंड प्री इलेक्शन इंड्यूसमेंट। प्री इंडेक्स इंड्यूसमेंट का मतलब हुआ, प्री इलेक्शन का मतलब हो गया चुनाव के पहले, और इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट का मतलब होता है यही जो लोगों को आकर्षित करने के लिए, जो कोई मतलब कोई भी आपका ऐसा एक्शन या कोई वस्तु जो लोगों को आकर्षित करने के लिए, है ना, लोगों को प्रभावित करने के लिए आप कुछ देते हो, है ना, जैसे कैश इंड्यूसमेंट हो गया, आपने लोगों को पैसा दे दिया है ना, ताकि वे जो है उस काम को करें जो आप चाहते हो। जैसे आप मान लो वोट चाहते हो तो आपको वोट मिल जाए। तो ये जो प्री इलेक्शन इंड्यूसमेंट होते हैं, कि ये जो इलेक्शन के पहले के इस तरह के ये जो आकर्षण है, ठीक है, यानी कि एक तरीके से आप इनको भत्ते भी कह सकते हो, है ना, प्रलोभन भी कह सकते हो। और एडिंग टू, एडिंग टू का मतलब है और जोड़ना। द ऑब्लिगेशंस का मतलब है यहाँ पे बाध्यता, ऑफ फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और एडिंग टू द ऑब्लिगेशंस ऑफ फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कुछ ऐसी बातें जो कि आपकी, जो कि सरकार की जो वित्तीय जवाबदेही होती है उसको और ज़्यादा बढ़ा देती है ना। एंड फिस्कल प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब होता है आपकी बुद्धिमत्ता, है ना, विवेकपूर्ण होना। प्रूडेंस का मतलब है विवेकपूर्ण होना, है ना, विवेक। तो फिस्कल प्रूडेंस का मतलब हो गया राजकोष से संबंधित विवेक। राजकोष से संबंधित विवेक का मतलब हो गया कि जो खजाना है ना, सरकारी खजाना है, इसको किस तरह से खर्च किया जाए। तो ये जो सारी की सारी बातें हैं ये कहाँ से आनी चाहिए, फ्रॉम द लेजिस्लेचर। ये सारी की सारी बातें विधायिका से तय होनी चाहिए। भाई ठीक है, कुछ बातें तो ईसीआई ने तय कर दी है ना, जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें कुछ बातों का जोड़ देना, मैनिफेस्टो के बारे में कुछ बातों का जोड़ देना। लेकिन अब अगर आप कुछ और बातें ऐड करना चाहते हो तो ये काम ईसीआई का नहीं है, ये काम है लेजिस्लेचर का। और ये जो काम है वो लेजिस्लेचर की तरफ से ही होना चाहिए, ये वहीं से आना चाहिए ना। और कौन कौन से काम हैं, और कामों की हमने बात की कि भाई आप क्या करना चाहते हो, जैसे कि
कौन सी बातें हैं जो वेलफेयर मेजर्स के अंतर्गत आती हैं और कौन सी बातें हैं जो फ्रीबीज के अंतर्गत आती हैं, इनमें अंतर करना। या फिर चुनाव के पहले जो प्रलोभन दिए जाते हैं उनके बारे में बात करना। या फिर आप जो सरकार है उसकी जो वित्तीय जिम्मेदारी है उसको, उसके ऊपर और बाध्यता अगर आप डालना चाहते हो। या फिर राजकोष से संबंधित है ना जो विवेकपूर्ण निर्णय हैं, इनके संबंध में अगर सारी की सारी बातें हैं तो इनके बारे में कुछ भी चीज़ डिसाइड करनी है तो ये काम होना चाहिए विधायिका का। दैट से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसका मतलब होता है यह बात की। पॉलिटिशियंस इनवेरिएबली का मतलब होता है बिना किसी अपवाद के, है ना, इसका मतलब हो गया ऑलवेज, है ना, बिना किसी अपवाद के, है ना, ऑलवेज। बैक का मतलब है किसी चीज़ को सपोर्ट करना, समर्थन देना। फ्रीबीज, अब यह बात कि राजनेता हमेशा जो फ्रीबीज हैं उसका समर्थन करते हैं, यह बात कोई कारण नहीं होना चाहिए कि हम संसद को दरकिनार कर दें। यानी कि संसद को दरकिनार करने का कारण ये नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कि आप इस बात को एक्सक्यूज़ के रूप में नहीं ले सकते। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि भाई जो राजनेता हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वे हमेशा ही फ्रीबीज को सपोर्ट करती हैं, तो फ्रीबीज के संबंध में जो कानून है उस कानून को बनाने के लिए पार्लियामेंट को दरकिनार कर दिया जाए ना। तो इस लॉजिक के आधार पर, इस कारण के आधार पर संसद को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि इससे जो हमारा पूरा की पूरा लोकतंत्र है ना वो प्रभावित होगा ना। भाई लोकतंत्र के अंतर्गत जो कानून बनाने का काम है ना, वो कानून बनाने का काम है पार्लियामेंट। अब आप पार्लियामेंट को ही दरकिनार कर रहे हो ना, तो क्या है कि ये पूरा की पूरा जो सिस्टम है ना ये बहुत ही प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। इसलिए फाइनली एडिटोरियल ये बात हमें बताता है कि भाई ठीक है, ये बात हमें देखने को मिलती है कि ज़्यादातर जो राजनेता हैं या ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वे फ्रीबीज को सपोर्ट करती हैं, लेकिन सिर्फ इसी कारण के आधार पर संसद को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए।